माननीय मुख्यमंत्री बहन मायावती जी को ऑफिस में फ़ोन लगाया कि हमारे ऊपर, आदिवासियों के ऊपर आपके मध्य प्रदेश में इस तरह का अटैक हो गया है, आप हमारी मदद कीजिए, नहीं तो हम 4-5 आदिवासी हमारे मारे जाएंगे। कहते कहाँ कार्यक्रम, कौन सा राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद है? उन्होंने कहा बामसेफ के उस वक़्त 59 संगठन बने थे 2011 में। कहने लगे बामसेफ का संगठन है, उसकी शाखा है। तो बहन जी तक ये बात हुई तो बहन जी का क्या कहना था, माननीय मायावती जी का क्या कहना था, बामसेफ एक मरी हुई लाश है, हम नहीं जानते बामसेफ कौन है। क्या कहा? बामसेफ एक मरी हुई लाश है, हम नहीं जानते बामसेफ कौन है। क्या आदिवासियों ने बहुजन समाज पार्टी को आगे नहीं बढ़ाया? उन्होंने अपना ज़मीन जायदाद बेच करके बहुजन समाज पार्टी खड़ी करी। 2006 में मानवर कांशीराम जी की हत्या हो जाती है, सतीश चंद्र मिश्रा की एंट्री होती है और बहुजन समाज पार्टी बहुजनों की ना हो करके ब्राह्मण समाज पार्टी बन जाती है। गलत कह रही? बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण समाज पार्टी बन जाती है। आज चंद्रगुप्त कोई भी हो, लेकिन चाणक्य ब्राह्मण है हर संगठन में। इसलिए 6 अक्टूबर 2012 को बहुजन मुक्ति पार्टी का निर्माण किया गया। बहन जी ने एक सवाल किया मेश्राम साहब से, उन्होंने संदेश भेजा उनके पीए के माध्यम से। बीएसपी के कुछ लोग आए, कहने लगे कि जब बहुजन समाज पार्टी है तो साहब बहुजन मुक्ति पार्टी बनाने की क्या ज़रूरत थी? जब बहुजन समाज पार्टी है तो बहुजन मुक्ति पार्टी बनाने की क्या ज़रूरत थी? जब हमने लखनऊ में राष्ट्रीय अधिवेशन बीएमपी का लिया, वहाँ पर भी कुछ कार्यकर्ताओं ने ये सवाल किया हमसे। उस वक़्त में प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष थी मध्य प्रदेश की। तो बीएसपी के लोगों ने ये सवाल किया, तो मैंने बीएसपी के लोगों से एक सवाल किया। मैंने कहा आप तो मेरे से पूछ रहे हो कि जब बहुजन समाज पार्टी थी तो बहुजन मुक्ति पार्टी क्यों बनाई गई, लेकिन कभी आपने मानवर काशीराम जी से पूछा कि जब आरपीआई थी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जब आरपीआई थी तो बीएसपी क्यों बनाई? कहते हमने ये सवाल नहीं पूछा। हमने क्यों नहीं पूछा, फिर हमसे क्यों पूछ रहे हो? कहने लगे बहन जी हमें तो नहीं मालूम है मैडम, आप बताइए। मैंने कहा मानवर काशीराम जी ने आरपीआई होने के बाद, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आरपीआई का मसौदा तैयार किया था, उसके नियम कानून जो भी बायलॉज था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाए थे, और बना करके उनकी 1956 में डॉक्टर बाबा साहब इस दुनिया में नहीं रहे। तो उसके बाद आरपीआई में जो ब्राह्मण घुसा, जो सामान्य वर्ग घुसा, तो आरपीआई के उस वक्त 6-7 टुकड़े हो चुके थे। आज आरपीआई के 85 टुकड़े हैं। वो अलग, यानी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे पुरुषों के खून पसीने ने, उनके विचारों ने जिस पौधे को लगाया उसको ख़त्म करने का काम किया। तो जब आरपीआई थी तो मानवर कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी क्यों बनाई, ये सवाल क्यों नहीं पूछा? तो मैंने कहा कि इसलिए उन्होंने बनाई कि उसमें ब्राह्मण ठाकुर बनिया घुस गए, इसलिए उसको मानवर काशीराम जी ने बीएसपी बना। तो कहने लगे कि मैडम फिर क्या करें? मैंने कहा कि बहन जी तक एक हमारे 3 संदेश पहुंचा दो। हम 5 मिनट के अंदर में राष्ट्रीय लेवल की जो बहुजन मुक्ति पार्टी है, 5 मिनट में हम बीएमपी का विलय यानी बहुजन मुक्ति पार्टी का विलय बीएसपी में करते हैं, लेकिन हमारी 3 शर्त मान लो। कौन सी शर्त? मैंने कहा ये हटा दीजिए, मुझे जम नहीं रहा, या इसको यहाँ कर दीजिए साइड में, लाइव हो रहा है। हाँ ऐसा।
जब इस तरह की हमने कहा हम 5 मिनट में बहुजन मुक्ति पार्टी का विलय बीएसपी में कर देंगे, लेकिन हमारी 3 बातें मान लो। मैडम कौन सी बात है? मैंने कहा पहुंचा सको तो पहुंचा देना। हमने कहा पहला हमारी शर्त है कि बहुजन समाज पार्टी में जो तथागत बुद्ध का नारा था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लागू करो। हम विलय करने को तैयार हैं। दूसरा हमारी शर्त है कि उसमें जो मानवर काशीराम जी का जो सुना था नारा कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो, जूते 4 लागू करो। तीसरा उसमें से ब्राह्मण हटाओ अभियान शुरू करो। हम 5 मिनट में बीएमपी का विलय बीएसपी में करते हैं। कहते ये बहन जी तो ये चीज़ नहीं मानेंगी। मैंने कहा नहीं मानेंगी इसलिए तो बनाइए। हमारे यहाँ पर जो लोग बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं और समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सब ज्ञानी लोग हैं, आंदोलनों को जानने और समझने वाले लोग हैं। ऐसा मैं नहीं मानती कि यहाँ आंदोलन नहीं समझते हैं, लेकिन महापुरुषों का जो आंदोलन है, यहाँ पर जो मैं अपनी बात रख रही हूँ या आगे रखती जा रही हूँ या रखूँगी, ये मेरा अपना कोई आंदोलन नहीं है, मेरे अपने खुद के कोई विचार नहीं है। ये महापुरुषों के विचार ही हमारे विचार। वामसेव संगठन एक मातृत्व संगठन है, उससे प्रेरणा लेकर के ये लोग, कुछ लोग कहते हैं कि मेश्राम साहब की पार्टी है। मेश्राम साहब की पार्टी नहीं है। मेश्राम साहब का जो वामसेव संगठन है वो कर्मचारियों अधिकारियों का संगठन है। किनका है? वामसेव संगठन कर्मचारी अधिकारियों का संगठन है। ये टाइम, टैलेंट, ट्रेजरी तीनों चीज़ें नहीं दे सकते, इसलिए कर्मचारी इसको पैसा देने का काम करते हैं। यानी हम ये कहते हैं कि हमें किसी भी संगठन को आगे बढ़ाने के लिए टाइम, टैलेंट, ट्रेजरी चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप टाइम दे दीजिए, अगर ट्रेजरी है, पैसा है तो पैसा दे दीजिए, अगर बुद्धि है तो बुद्धि दे दीजिए। अगर हमारे कर्मचारी आंदोलन रोड पर नहीं कर सकते हैं तो भारत मुक्ति मोर्चा जैसा है, बहुजन मुक्ति पार्टी जैसी है, विद्यार्थी मोर्चा जैसा संगठन है, बेरोजगार जैसा संगठन है, वामसेव के पास युवा मोर्चा है, पेंशनर संघ है, महिला संघ है, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ है, डॉक्टर संघ है, वकील संघ है, इंजीनियर संघ है। ऐसे हमारे कम से कम 89 संगठन से ज़्यादा है। ये अपने बच्चों का संगठन है, यहाँ तक कि हिजड़ों का भी संगठन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, राष्ट्रीय किसान मोर्चा है। आप जिस कैटेगरी या जिस लायक हैं आप उधर आ जाइए, आंदोलन करेंगे। अभी आपको जानकारी होना चाहिए 6 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर कम से कम 10 लाख से ज़्यादा लोग आंदोलन करने वाले हैं, वहाँ इकट्ठा पहुँचने वाले हैं। क्यों? आज हमारे विद्यार्थियों को शिक्षा नहीं है। आपको मालूम है 2005 में जो मध्याह्न भोजन का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया, 1 से 8वीं तक के बच्चों को फ्री भोजन बांटने का कार्यक्रम कर दिया। जो मास्टर 4 घंटे पढ़ाता था, आज वो 4 घंटे दाल चावल नमक मिर्ची की लिस्ट बना रहा है, पोलियो की दवा पिला रहा है, जनगणना करवा रहा है, बीएलओ का काम कर रहा है, मास्टर सब काम कर रहा है, लेकिन पढ़ाने का काम नहीं कर रहा है। आज हमारे बच्चे पूरे देश में 8वीं पास और 9वीं फेल बच्चे हैं, क्योंकि 2005 में कानून पास हुआ कि किसी भी बच्चे को फेल ना किया जाए। अगर फेल करेंगे तो टीचर की कार्रवाई होगी, उसकी तनख्वाह कटेगी या उसकी नौकरी जाएगी। टीचर्स लोग बिल्कुल नहीं पढ़ाने का काम कर रहे, क्योंकि इसको टाइम ही नहीं है। वो घर घर बीएलओ की पर्ची बांट रहा है, चुनाव करवा रहा है, पोलियो की दवा पिलवा रहा है, मकानों पे नाम लिख रहा है, दाल चावल नमक मिर्ची की लिस्ट बना रहा है। तो उसके पास टाइम नहीं है, तो वो बेचारा टीचर्स जो है, वो मास्टर जो है, वो बिना परीक्षा के पास कर रहा है। आज देश में 80% जो बच्चे हैं, पढ़े लिखे जो बच्चे हैं, वो 8वीं पास और 9वीं फेल। आपको मालूम होना चाहिए 1992 में कानून पास किए गए, उसमें कौन से कानून थे? आप लोग शायद वो चीज़ को समझ पाएँ या ना समझ पाएँ। एलपीजी का कानून था, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। दूसरा कानून था SEZ, सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन,
यानी आदिवासी किसान गरीबों की ज़मीनें छीन करके प्राइवेटीकरण के तहत भारत में 2020 तक 27,000 कंपनियां लाने का काम भारत सरकार ने किया। उस वक़्त कांग्रेस थी, कांग्रेस ये कानून लाई। वित्त मंत्री जो उस वक़्त मनमोहन सिंह था, बाद में प्रधानमंत्री बना, वीपी सिंह प्रधानमंत्री था उस वक़्त है। तो इन लोगों ने कानून लेकर के आए कि एलपीजी और सेज के कानून ला करके गरीब आदिवासियों की ज़मीनों को पूंजीपतियों को दे दिया जाए, उनसे कोई शुल्क ना लिया जाए। कब तक? जब तक कि उनकी फैक्ट्री चालू ना हो जाए। 1.5 रुपये पर साल लीज पर ज़मीनें दी गई। किसानों से कहा गया कि हम तुम्हारे बच्चों को इसमें रोज़गार देंगे। ये 2020 तक कंपनी स्थापित थी, होना थी, उन्होंने की। 2006 में कानून पास किया एलपीजी, ये पूरा ये मध्याह्न भोजन। 1992 में इसका मसौदा बन के तैयार हो गया कि किसानों की ज़मीन छीनना है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लाना है। इस तरह से उन्होंने कानून बना करके ज़मीनें छीनी और किसानों को, बच्चों को, मज़दूरों को, खेतीहर के लोगों को रोज़गार देने की बात कही। जब वो बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, 8वीं पास 9वीं फेल होगा, तो क्या उसमें उस फैक्ट्री में कोई मैनेजर की नौकरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। जब मैनेजर की नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या होगा उस बच्चे का? यहाँ पर उन्होंने कन्यादान योजना निकाल दी। पूरे देश में आज निःशुल्क शादियाँ भारत सरकार करवा रही है। यानी कि आप 20-25 साल के हो, जब तक 2 बच्चों के बाप बन जाओ, गरीबी और बेरोजगारी तुम्हारे पल्ले में है। तो आज कौन है? आज किसान को अपनी फसल की, अपने उपज की कीमत तय करने का अधिकार नहीं है। कितना बड़ा उसके साथ में धोखा है। आज किसान की फसल की कीमत कौन तय कर रहा है? जो किसान ही नहीं है। आज मजदूर की कीमत कौन तय कर रहा है? जो मजदूर ही नहीं है। बात समझ रहे हैं? आज मजदूर की कीमत कौन तय करता है? आपके यहाँ अगर कोई मिस्त्री लेबर आता है काम करने के लिए, तो उसकी मजदूरी वो बोलता है साहब मैं 500 रुपये लूँगा, हम बोलते नहीं 400 रुपये ले लो। तो मजदूर की कीमत कौन तय कर रहा है? जो मजदूर नहीं। आज पूंजीपति के यहाँ से एक 50 पैसे की चॉकलेट निकलती है, ये पानी की बाटल निकलती है, इस पर रेट लिखा है, आदमी उसी रेट में ख़रीदता है। हमारी मानसिकता हो गई कि 5 रुपये का नहाने का साबुन है, और 5 रुपये का नहाने का जो साबुन है वो लिखा हुआ है बेटा 5 रुपये ले जा, 10 रुपये ले जा, साबुन लेके आ जा, क्योंकि हमारा मन सेट कर दिया। लेकिन किसान को ये अधिकार नहीं है कि उसको टमाटर 20 रुपये किलो बेचना है, या 50 रुपये किलो बेचना है, या 5 रुपये किलो बेचना है। लेकिन पूंजीपति को, उद्योग कर्मी को अधिकार है। उद्योग कर्मी को ये अधिकार है। तो क्या वर्तमान सरकार पूंजीपतियों के साथ है, उद्योगपतियों के साथ है, या किसान मजदूरों के साथ है? बताइए। पूंजीपतियों के साथ है। पूंजीपतियों के साथ क्यों है? क्योंकि पूंजीपति जब चुनाव में ये खड़े होते हैं तो चुनाव में पूंजीपति थैली देते, पैसा देते, और कानून किसके समर्थन में पास होते हैं? संसद में बैठ करके उन्हीं के। तो पूंजीपति जब पैसा देते हैं तो साथियों, हम लोगों का जो वोट है वो 3 से 4 बार बिकता है। कैसे बिकता है? जब आदमी चुनाव में खड़ा होता है, जिसको आप चुनते ही नहीं हो, जिसको आप चाहते नहीं हो कि ये आदमी हमारे क्षेत्र में विधायक या सांसद या एमपी या एमएलए बने या प्रधानमंत्री बने, उस व्यक्ति को आपके क्षेत्र में चुनाव के लिए भेजा जाता है कि जाओ अब तुम्हें टिकट मिलेगा। तो वो टिकट लेकर के क्या करता है? वो टिकट के लिए पैसा लेकर के जाता है, पार्टी को 50 लाख 1 करोड़ रुपया देता है और टिकट लेकर के आता है। हमारे बीच में आएगा, अरे साहब वो फलाने साहब को टिकट मिली, तो टिकट हमारा वोट बिक गया। एक बार हमारा वोट बिका। दूसरी बार वो टिकट में जब पैसा दे कर के आता है तो फिर वो पूंजीपतियों के पास जाता है। अगर मैं जीत गया तो आपके समर्थन में कानून बनाऊंगा, आपकी ज़मीन बचाऊंगा, आपकी फैक्ट्री बचाऊंगा, आपका घर मकान बचाऊंगा। तो वो पूंजीपति उसको पैसा देता है, जो चुनाव में खड़ा हुआ उसको पैसा देता है। 2 बार बिक गया। तीसरी बार जब वो पैसा लेकर के पैसा मिल जाता है, उसके बाद वो हमारे समाज के जो दलाल हैं उनके बीच में आता है, हमारे मोहल्ला का, हमारे गांव का, हमारे शहर का,
हमारे विधानसभा का, हमारा विधानमंडल का, हमारी तहसील का, हमारी पंचायत का जो दलाल होता है, दलाल क्या करता है, दलाल की क्या पहचान होती है? हमारे ही बीच का भाई एक नीला गमछा, पीला गमछा, सफ़ेद गमछा जो विरोधियों के गमछे हैं उनको गले में डाल लेता है, यानी पट्टा डाल लेता है। तो साथियों, पट्टा किसके गले में होता है? पट्टा किसको डलता है? कुत्ते को। और कुत्ता कौन होता है? पालतू होता है। तो उनके पालतू कुत्तों को हमारे समाज के बीच में भेजा जाता है और कहा जाता है कि आप ना फलाने द्विवेदी जी को, शर्मा जी को, मिश्रा जी को, फलाने इनको उनको आप वोट देना, ये 500 रुपये रखो। आपके घर 4 वोट है ना, ये 500 का नोट रखो। उसकी जेब में 500 का नोट दे दिया जाता है। एक 250 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम का पौआ और रद्दा दे दिया जाता है और कहा जाता है कि सुबह आ जाना। वो बंदा आधी पौआ पीता है, 500 रुपये जेब में रखता है। 2 वोट उसके हैं पति पत्नी के और 2 वोट उसके माँ और बाप के। उंगली पकड़ के माँ और बाप को ले जाता है और जाकर के वोट किसको डाल देता है? जिन्होंने हमारा सत्यानाश करने का काम किया। 70-75 सालों से जिस बहुजन समाज का सत्यानाश करने वाले ब्राह्मणवादी पार्टी के जो लोग और वो ब्राह्मण बैठे हैं उस व्यवस्था में, उनको वोट डालने का काम करता है। अगर 4 वोट की कीमत वो 500 रुपये दे गया तो साथियों मैं पूछना चाहती हूँ कि 4 वोट की कीमत 500 रुपये है तो 1 वोट की कीमत कितनी है? कितनी हुई? 125 हुआ। 125 रुपये में उस बंदे ने 5 साल के लिए सामने वाले को राजा बना दिया। अब 5 साल की कीमत 125 रुपये, तो 1 साल के वोट की कीमत कितनी हो गई? 25 रुपये ना, है ना? अब 1 साल के लिए आपने उसको 25 रुपये में राजा बना, 125 रुपये 5 साल के लिए बना। 12 महीने में 1 साल में होता है 12 महीना। 25 रुपये के बाद